हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं। तो आप जान रहे हैं ये जो आपके ग्रुप डी के अंतर्गत आपकी जो संविधान की क्लास चल रही है, संविधान के क्लास के अंतर्गत मैं आपको इसके पहले वाले क्लास में 3 लेक्चर हो चुका हमारा और तीनों लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है। तो पहले मैंने आपके संविधान सभा के इतिहास के बारे में बताया था, जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संविधान का निर्माण हमारा किस प्रकार से हुआ। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान हमारा बन जाता है, तो संविधान के बनने के बाद आप देखोगे जो उसमें प्रियम्बल होता है, हमारी प्रस्तावना होती है, उद्देशिका जिसको हम कहते हैं। तो जब भी आपको प्रियम्बल कहा जाए या प्रस्तावना कहा जाए या उद्देशिका कहा जाए, तीनों बातें एक ही होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में या हमारी प्रस्तावना के बारे में। हम समझेंगे पूरी प्रस्तावना कि प्रस्तावना जो हमारी है, प्रस्तावना के अंदर क्या मूल उद्देश्य हमारे निहित है, या मूल उद्देश्यों की जो स्थापना की गई है, मूल उद्देश्यों का तात्पर्य क्या है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, और प्रस्तावना के बाद जानने के बाद उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे संविधान के स्रोत थे, हमारे संविधान को और अन्य देशों के संविधान से कहां से क्या क्या चीजें ली गई हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो जब भी प्रस्तावना के बारे में आपसे कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, तो क्या आपको पता होना चाहिए? पहली तो बात ये पता होनी चाहिए प्रस्तावना का मतलब है क्या हमारे संविधान में। आप जानते हैं जब हमारा संविधान पूरा लिखा गया है तो सबसे पहले जो उसके पहले पेज पे होता है वो क्या होती है? हमारी प्रस्तावना होती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो पूरा संविधान, पूरे नियम कानून, हमने कहा जितनी विधियां बनाई गई हमारे संविधान के अंतर्गत, उनका मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य वो कहाँ परिलक्षित होता है? तो हमारे प्रस्तावना में वह परिलक्षित होता है। तो आप देखोगे ये प्रस्तावना आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है ना? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना के बारे में। तो जब भी प्रस्तावना के बारे में कोई प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए प्रस्तावना के बारे में। एक एक शब्द प्रस्तावना के अंदर जो एक एक शब्द दिए गए हैं, एक एक शब्द की मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूं आपसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना या इसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये आपका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, आप देखोगे तो प्रस्तावना में हमारे जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमारा जो देश है, हम एक अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं, एक अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं और उसको साकार करने के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो उद्देशिका होती है हमारे संविधान के अंदर, प्रस्तावना जो लिखा गया है, प्रस्तावना के अंदर हमारे मूल सिद्धांत और हमारे सारे आदर्श इसी के अंदर निहित है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो प्रस्तावना के अंदर मूल उद्देश्य और हमने कहा प्रमुख सिद्धांत, मूल उद्देश्य तथा प्रमुख सिद्धांतों की कुंजी, प्रमुख सिद्धांतों की कुंजी, सिद्धांतों की कुंजी है। ठीक है, तो प्रस्तावना मूल उद्देश्य तथा प्रमुख सिद्धांतों की कुंजी कहलाती है। और इसके बाद देखोगे तो ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? तो ये प्रस्तावना शामिल किया गया है, या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो जो इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो उद्देशिका है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना का मूल विचार, ये दोनों बातें अलग अलग हैं।
तो आपसे जब भी पूछा जाए तो आप बताओगे प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, बाकी आपकी जो प्रस्तावना का मूल विचार है, प्रस्तावना का मूल विचार ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। ठीक है, बाकी ये प्रस्तावना के बारे में, जो प्रस्तावना लिखा गया है, प्रस्तावना के बारे में एक बात कही जाती है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं। तो जो संविधान का भाग होगा उसी में संशोधन किया जाएगा। तो ये एक प्रश्न आया कि जो है इस प्रकार से कि एक प्रश्न उठा देश के लोगों के सामने, या हमने कहा जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष एक प्रश्न आता है कि संविधान वो क्या कहते हैं, उद्देश्य का हमारे संविधान का भाग है कि नहीं। तो उद्देश्य का आपके संविधान का भाग है कि नहीं, ये शुरू में तो उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में एक वाद आता है, उस वाद के माध्यम से कहा जाता है कि संविधान जो उद्देशिका का वो क्या कहते हैं, उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग हमारे है, मतलब जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का भाग, अभिन्न अंग है। तो ये एक बात होता है, आप देखोगे बेरुबरीवाद, बेरुबरीवाद में कहा जाता है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, इससे जो है संविधान के सारे उपबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, हाँ ठीक है, उसके जो है मूल भावना है, हमारे संविधान की मूल भावना है प्रस्तावना, लेकिन हमने कहा अगर प्रस्तावना ना हो तो उसके ना रहने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संविधान पूरा लिखा गया है, संविधान के स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहा गया किस वाद में, तो ये वाद आता है बेरुबरीवाद, बेरुबरीवाद। बेरुबरीवाद में, ये बेरुबरीवाद आता है आपका 1960 में, और 1960 के अंतर्गत इस वाद में कहा गया, इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इस बात में तो आपसे पूछा जाता है किस बात में, किस मामले में ये बात कही गई कि जो प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं या संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबरीवाद में कहा गया कि 1960 में बेरुबरी, ये मामला आता है 1960 में, और 1960 में कहा जाता है कि ये आपकी जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, और इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, इसके अंतर्गत इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो संविधान का अभिन्न अंग होगा, अभिन्न अंग में ही संशोधन किया जाएगा, लेकिन ये अभिन्न अंग नहीं है। तो इस बात के द्वारा कहा गया कि मानते हैं कि जो है मूल आत्मा उसमें निहित है, प्रस्तावना में निहित है, लेकिन अगर ये प्रस्तावना ना हो तो भी जो है संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। तो इस वाद में कहा गया किस बेरुबरीवाद में। तो जब भी पूछा जाए किस वाद में कहा गया है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, तो बेरुबरीवाद आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक दूसरा वाद आता है, दूसरा मामला आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती और केशवानंद भारती केस के अंदर ये बात कही जाती है कि हमारा जो संविधान है और जो उसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, मूल भावना निहित है हमारी प्रस्तावना में पूरे संविधान का, इस वाद में कहा जाता है। और इसमें जो है दूसरी बात कही जाती है कि अगर ये अभिन्न अंग है, प्रस्तावना अभिन्न अंग है इस वाद के द्वारा, तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है ना, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। और वो लेकिन जो है ये प्रस्तावना जो है ये न्याय के निर्वचन में जो है महत्वपूर्ण योगदान नहीं देगा, मतलब ये जो है परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना के माध्यम से कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, ये बात कही जाती है इस माध्यम से, केशवानंद भारती केस के माध्यम से। तो आपका केशवानंद भारती केस, ये केस आता है 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होता है, इसको बनाम केरल राज्य कहा जाता है, बनाम केरल राज्य।
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के माध्यम से 1973 में निर्णय दिया जाता है। ये निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कहते हैं, हाई कोर्ट का। और इस उच्च न्यायालय में कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि जो ये आपकी प्रस्तावना है ये अंग है हमारी संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। और तीसरी बात कही गई, संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अगली बात कही जाती है इस केशवानंद भारती केस में कि ये जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है ये न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में इतनी बातें कही जाती हैं कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना, संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, और मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा उसमें कि मूल ढांचे में कोई, हमने कहा मूल ढांचे पर कोई आंच आए या कोई फर्क पड़े, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ऐसा संशोधन प्रस्तावना में हम कर सकते हैं। और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तावना को कोई विधि नहीं समझा जाएगा, प्रस्तावना के माध्यम से कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता कि अगर कोई केस आए इस प्रकार से और प्रस्तावना को देखते हुए उसका निर्णय किया जाए, इस प्रकार से प्रस्तावना को देखते हुए कोई निर्णय प्रस्तावना से नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया है प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब प्रस्तावना कोई विधि नहीं है, प्रस्तावना मूल आत्मा है, हमारे जो सिद्धांत, हमारे जो आदर्श हैं वो परिलक्षित होते हैं प्रस्तावना के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो हमने कहा किसी निर्णय को देने में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कहा इसमें कहा जाता है। उसके बाद आप देखते होंगे इसमें संशोधन होता है, हमारी प्रस्तावना में संशोधन होता है। तो आपसे पूछा जाता है हमारी प्रस्तावना के अंदर कितनी बार संशोधन किया गया है, तो हमारी प्रस्तावना के अंदर आप देखोगे एक बार अभी तक संशोधन हुआ प्रस्तावना में। और संशोधन कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके 3 शब्द जोड़े जाते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे तो आप पहले पैरा के अंदर, पहला पैरा में 2 शब्द जोड़े जाते हैं और छठे पैरा में 1 शब्द जोड़ा जाता है, छठे पैरा में 1 शब्द जोड़ा जाता है। तो कौन सा शब्द जोड़े जाते हैं, तो आप देखोगे पहले पैरे के अंदर आप 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और पथनिरपेक्ष। समाजवादी समाजवादी और दूसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और जो छठे पैरा में शब्द जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, वो जो जोड़ा जाता है आपका अखंडता, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं हमारी प्रस्तावना में। जो मूल प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द नहीं थे, मूल प्रस्तावना जो हमारी थी उस समय 3 शब्द नहीं थे, 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है इसको। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता। समाजवादी का मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगा, पंथ निरपेक्ष क्या होता है इसको भी समझाऊंगा, अखंडता क्या होती है इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इतना याद रखिएगा कि हमारी
प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब? 1976 में हुआ है। कौन सा संशोधन किया गया है उसके लिए? तो 42वां संशोधन किया गया है, 1976 में किया गया है। ठीक है, बाकी आप देखोगे प्रस्तावना के बारे में कुछ लोग कुछ बातें कहते हैं, उनको भी याद रखना पड़ता है आपको। जैसे आप देखोगे इसके बारे में कुछ उक्तियां हैं। तो हिदायतुल्लाह के द्वारा इसके बारे में कहा गया है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, इनके द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है। ये किसके द्वारा कहा गया? हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया इस प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। और उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना के बारे में बात कही गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना हमारी एक राजनीतिक जन्मपत्री है। राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है राजनीतिक जन्मपत्री प्रस्तावना को किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना हमारी एक राजनीतिक जन्मपत्री है। बाकी आप देखोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, तो कभी कभी दिया रहता है संविधान को मूल आत्मा, संविधान उनकी प्रस्तावना को मूल आत्मा किसने कहा है, वहां पे अंबेडकर साहब का भी नाम दिया रहता है। तो अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा नहीं कहा है। अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। बाकी राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी के द्वारा, हिदायतुल्लाह के द्वारा प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? हिदायतुल्लाह के द्वारा। ठीक, बाकी एक और आपके जो राजनीतिक वो क्या कहते हैं, संवैधानिक विश्लेषक होते हैं, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने संविधान के बारे में, सुभाष कश्यप तो सुभाष कश्यप के द्वारा हमारी प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया है? तो इन्होंने कहा है संविधान अगर शरीर है, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक है, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। या इसके अलावा कहा गया है कि प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है और संविधान उस पर टिकी हुई अट्टालिका, उस पर टिकी हुई अट्टालिका। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए प्रस्तावना आधारशिला है और संविधान उस पर टिकी हुई अट्टालिका,
ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया है। बाकी सुभाष कश्यप ने जो है संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये लाइन कही है किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में, इनके द्वारा ये लाइन कही गई है। तो जब भी पूछा जाए इन व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तावना के बारे में कुछ मुख्य बातें कही गई हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ये परिभाषाएं या हमने कहा ये जो लाइन है, ये जो युक्ति है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो प्रस्तावना क्या है? हमारी प्रस्तावना, हम प्रस्तावना को देखते हैं उसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं जिससे हमारे आदर्श और सिद्धांतों का पता चलता है, ठीक। तो आप देखोगे देखिए ये है हमारी प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, कहाँ से शुरू होती है हमारी प्रस्तावना? तो आप देखोगे हमारी प्रस्तावना जो शुरू हो रही है, ये कहाँ से शुरू हो रही है? हम भारत के लोग। आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। उसके बाद लिखा गया है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सनमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, इसको देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सनमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है जिससे हमारे मूल आदर्श और सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, ठीक है। मतलब पूरा जो सार है, पूरे हमारे संविधान का जो सार है इस प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर पूरा जो है इसको जो है लिखा गया है, संक्षेप में इसको लिख दिया गया है, ठीक। बाकी शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में एक एक शब्दों के बारे में, प्रस्तावना के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो जिस प्रकार के हम राज्य की परिकल्पना करते हैं, 3 तरह के राज्य की परिकल्पना करते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा गणराज्य हम चाहते हैं? तो 3 तरह का गणराज्य हम बनाने की जो है कल्पना करते हैं। जैसे हमारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, 3 तरह का गणराज्य बनाने की हम परिकल्पना करते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई हमारे संविधान के अंतर्गत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमारी प्रस्तावना में कितने पूछा जाता है आपसे, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। मतलब हम अपने नागरिकों को जो है 3 तरह के न्याय की व्यवस्था करते हैं प्रस्तावना के अंदर या अपने संविधान के अंदर, ठीक है। बाकी आप देखोगे यहाँ पर 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया हमारी प्रस्तावना के अंदर। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 4 तरह की स्वतंत्रता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कितने तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना के अंदर? तो 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है और 4 तरह की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है हमारी प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। तो एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया है नीचे 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, जो हमारा हिंदी का कैलेंडर होता है उसके अनुसार से ये तिथि का वर्णन किया गया है यहाँ पर।
और उसके बाद आप देखोगे एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अधिनियमित मतलब जो सारे अधिनियम है उसको हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब हमने कहा, यहाँ पर लिखा गया आत्मार्पित करने मतलब देश की जनता को हम जो है इसको अर्पित कर देते हैं। जो संविधान हमने बना दिया है, जो संविधान का निर्माण किया गया है, उसको देश की जनता को हम अर्पित करते हैं, ठीक। तो अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारी जो संविधान है उस संविधान को पूरा इस प्रकार से हम आत्मार्पित करते हैं और अधिनियमित करते हैं, ठीक। एक एक शब्द क्या है इसको हम समझते हैं आगे। तो आप देखोगे पहला हमारा इसके अंतर्गत आप देखोगे कौन सा शब्द है, तो हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब ये हो गया देखिए देखिए हमारा जो संविधान शुरू होता है, हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, कब शुरू होती है, किस शब्द के साथ शुरू होती है, तो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि जो शक्ति बिंदु है, जो शक्ति का केंद्र है, जो पूरे सत्ता या हमने कहा पूरे जो हमारे मूल ढांचा है, हमारा मूल सिद्धांत है, उसमें जो शक्ति प्राप्त होगी कहाँ से होगी, भारत की जनता के द्वारा। भारत की जनता ही सर्वोच्च है, इसका मतलब है हम भारत के लोग। तो भारत की जनता ही सर्वोच्च है। केंद्र बिंदु जो है, शक्ति का केंद्र बिंदु हमारे शासन तंत्र का या हमारे पूरे जो ढांचा का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होगी, जनता होगी। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब जो है शक्ति केंद्र बिंदु कौन है, शक्ति का केंद्र बिंदु भारत की जनता है, भारत की जनता है। आप जानते होंगे कि हमारे प्रतिनिधि शासन सत्ता में तो भाग लेते हैं, लेकिन जो है उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भारत की जनता के द्वारा। एक वोट के माध्यम से, एक वोट के माध्यम से जो है एक प्रतिनिधि चुना जाता है और प्रतिनिधि चुनने के बाद वही शासन सत्ता में भाग लेता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है, भारत की जनता। ये हमारे प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो लिखा गया शब्द, इसका तात्पर्य है, ठीक है। उसके बाद देखोगे हम भारत के लोग, एक दूसरा शब्द है इसके अंदर हमारी प्रस्तावना के अंदर, तो वो कौन सा शब्द है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, एक दूसरा आप देखोगे इसी में है गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब ये हुआ कि हम किसी बाहरी बाहरी शक्तियां हैं या बाहरी किसी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। हम हर मामले में, चाहे हमारा आंतरिक मामला हो, बाह्य मामला हो, कोई भी मामला हो, सारे मामलों में हम संपूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है। हम पर किसी का दबाव नहीं है। हमारे जो विधियां हैं, हमारा जो देश चलाया जाएगा, शासन तंत्र चलाया जाएगा, हम किसी बाहरी देश के नियंत्रण में या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। हम कंप्लीटली, हम हर प्रकार से जो है क्या है, फ्री है ना। हम हर प्रकार से स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में, अपनी नीतियां बनाने में, सब कुछ करने में। हम पहले ब्रिटिश हुआ करते थे हमारे यहाँ, वो हमारे सारे नियम निर्धारित करते थे, है ना, सारी चीजें वो निर्धारित करते थे। लेकिन जैसे हमारा संविधान बनता है, हम संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य बन जाते हैं। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब हम किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। हम सारे निर्णय लेने में हम खुद स्वतंत्र हैं। अब हम सारे निर्णय खुद ले सकते हैं, सारी नीतियों का निर्माण हम खुद कर सकते हैं। बाकी आप देखोगे गणराज्य शब्द, गणराज्य शब्द का मतलब हमारी प्रस्तावना में क्या है, तो जो भारत है एक गणराज्य है। क्या है, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है, तो गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो हमारे सारे प्रतिनिधि होंगे, शासन सत्ता में जो लोग होंगे, जो शीर्ष नेतृत्व होगा, वह कैसे चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और कुछ
निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। जैसे ऐसा नहीं होगा जनता ने किसी को एक बार चुन लिया तो हमेशा के लिए वही बना रहेगा, ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद कोई ना कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा और वह जनता के द्वारा चुना जाता है, फिर वह हमने कहा दोबारा फिर चुना जाता है 5 वर्ष बाद। इस तरह से एक गणराज्य होता है, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व होगा वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में हमेशा नहीं रहेगा, मतलब कोई राजा का शासन नहीं है। जिस तरह से राजतंत्र में होता है कि राजा रहता है, वही राजा हमेशा रहता है और उसके परिवार के लोग हमेशा बनते रहते हैं। इस तरह से गणराज्य में ऐसा नहीं होता। गणराज्य में हर 5 वर्ष बाद क्या होगा, मतलब जो भी अवधि निर्धारित किया जा रहा है, चाहे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 1 वर्ष, हर निर्धारित अवधि के बाद क्या होता है, चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुना जाता है या हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होता है वह चुना जाता है जनता के माध्यम से। तो जनता के माध्यम से जो चुना जाएगा वही हमारे शासन सत्ता में या शीर्ष नेतृत्व पर बैठेगा। ये गणराज्य का मतलब होता है। गणराज्य में कोई जो है वंशानुगत नहीं होता। तो गणराज्य का मतलब होता है कोई शासन सत्ता में वंशानुगत नहीं होगा। प्रत्येक काल अवधि के बाद, एक अवधि के बाद उसका फिर से चुनाव किया जाएगा और अगर जनता उसको स्वीकार करेगी तो दोबारा बैठेगा, अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करती तो दोबारा शासन सत्ता में वो नहीं बैठेगा। तो भारत कैसा गणराज्य है? एक हमने कहा भारत कैसा लोकतंत्र है, एक गणराज्य है। यहाँ पर जो हम स्टेट की व्यवस्था करते हैं, जिस स्टेट की परिकल्पना करते हैं, कैसा हो, गणराज्य है। तो भारत एक गणराज्य है, मतलब यहाँ के जो लोग होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे और एक निश्चित अवधि के बाद फिर से जो है उनको चुनना पड़ेगा, फिर से जनता के द्वारा दोबारा चुने जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई सदैव या हमेशा के लिए हमारी शासन सत्ता में बैठा नहीं रहेगा, वो उसको हटाया भी जा सकता है और जनता के द्वारा दोबारा उसको चुना भी जा सकता है। गणराज्य का मतलब ये होता है। बाकी आप देखोगे कुछ जो अन्य शब्द है हमारी प्रस्तावना में, जैसे हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा न्याय? तो आप देखोगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ, या सामाजिक गणराज्य का क्या मतलब होता है, लोकतंत्रात्मक सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है। तो ये जो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, उसी तरह के 3 प्रकार के आप देखोगे हमारे यहाँ गणराज्य की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखोगे सामाजिक जो लोकतंत्र है, या आर्थिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, ये 3 तरह के लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है जो सारे उत्पादन के साधन हमारे यहाँ, सारे संसाधनों पर जो अधिकार होगा किसका होगा, सरकार का अधिकार होगा। किसी निजी व्यक्ति का सारे संसाधनों पर अधिकार नहीं होगा। निजी व्यक्तियों के हाथ में पूरा, जो आप जानते हो सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था में भी होता है कि जो उत्पादन के सारे साधन होते हैं उस पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार का कहने का मतलब अगर सरकार का है, इसका मतलब पूरे हमने कहा देश की जनता का उस पर अधिकार है ना, तो उससे कहा जाता है सामाजिक लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है। तो उत्पादन के सारे संसाधन जो होंगे उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही अधिकार होता है। सरकार का कहने का मतलब अगर सरकार का अधिकार है तो उसका मतलब हुआ कि जनता का अधिकार है उत्पादन के सारे साधनों पर। मतलब हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, सामाजिक लोकतंत्र व्यवस्था है। उत्पादन के सारे संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, जनता का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद आप देखोगे आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का ये मतलब है जो आर्थिक स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो है कुछ भी करना चाहे, कोई स्टार्टअप करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे, सारी चीजें जो भी करना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस किसी को करना है तो किसी बस निजी व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। निजी भी व्यक्ति कर सकता है, जो भी करना चाहे, सारे लोगों को स्वतंत्रता है। किसी निजी व्यक्ति के हाथ में, किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में जो बिजनेस वगैरह होता है, ऐसा नहीं कि सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। जितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं सारे लोग कर सकते हैं, उसको कहा गया है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ करने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार से
मतलब ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है हमने कहा इस तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप जो है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, आप हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वह बन सकता है, वो साधारण नागरिक हो या कोई भी हो, कोई भी बन सकता है, हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, या हमने कहा सारे लोग वोट दे सकते हैं। इसी को कहा गया है राजनीतिक लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? राजनीतिक लोकतंत्र है। सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार होता है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार होता है, या सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ये 3 तरह की हमने कहा आपके जो है राजनीतिक स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है इसके अंतर्गत। तो ये इसको कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, बाकी एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसके अंतर्गत देखोगे तो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, जितने भी हमने कहा हमारे यहाँ धर्म है, धर्म के मामले में राज्य जो हमारा, जो स्टेट हमारा राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म के मामलों में जो हमारा राज्य, हमारा जो राष्ट्र है वो तटस्थ है धर्म के मामलों में, मतलब किसी विशेष धर्म को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता। हमारा जो राष्ट्र है किसी भी विशेष धर्म को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। सभी धर्म उसके लिए क्या है? सभी धर्म उसके लिए समान है, तटस्थ रहता है धर्म के मामले में। तो धर्म एक निजी मामला बताया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत कि धर्म जो है धर्म एक निजी व्यवस्था है, निजी व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लिए, किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लिए। तो धर्म एक निजी मामला है और हमारा राष्ट्र धर्म के मामलों में तटस्थ है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्र किसी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जितने सारे धर्म हैं, जितने व्यक्ति हैं, वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं और उसकी सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। राज्य उस मामले में कुछ नहीं करता, ये पूरी तरह से तटस्थ है। ठीक है, तो धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप हमारा राष्ट्र नहीं करेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हमारी प्रस्तावना के अंदर रखा गया, इसको शामिल किया गया है। ठीक, बाकी आप देखोगे इसके अंतर्गत कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे आप देखोगे इसके अंतर्गत जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और जो है आत्मार्पित किया जाता है, लिखा हुआ है अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अधिनियमित और आत्मार्पित का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जो अधिनियम सारे बनाए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, जो सारे अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियमित करने का मतलब वो सारे अधिनियमों को जो है हम मानते हैं। ठीक है, हमारे देश की जनता जो उसको स्वीकार करती है। अधिनियमित का मतलब है हमारी प्रस्तावना के अंदर कि उसको जो है हम लागू करते हैं और हमारे देश की जनता जो है उसको स्वीकार करती है, और उसको जो है कहा गया अधिनियमित करना। उसके बाद आत्मार्पित करना मतलब हमारी जनता देश के सामने जो है जो सारी विधियां लिखी गई उसको प्रस्तुत कर देते हैं कि ये विधियां जो है लिखी गया है और आपको अर्पित किया जाता है, आपको जो है इसको जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है,
हमारी प्रस्तावना के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो जब भी पूछा जाए, बाकी एक शब्द अन्य देखेंगे इसके अंतर्गत, अखंडता। अखंडता, अखंडता का मतलब क्या है? तो जो हमारा राष्ट्र है ये अलग अलग भागों में ना टूटे, ये पूरा जो हमारा संपूर्ण भारत है एक में रहे, हमेशा जो है भारत की एकजुटता बनी रहे। अलग अलग भाषाएं, आप जानते हैं बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे देश के अंदर, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं हैं। तो सारी भौगोलिक दशाओं को देखते हुए, सारी विविधता को देखते हुए भारत को एकजुट रखना, एक भाग में बनाए रखना, संपूर्ण भारत में उसको समाहित किए रखना, उसको क्या कहा गया? अखंडता। ठीक है, तो हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि चाइना को मिला लेंगे, पाकिस्तान को मिला लेंगे, सबको मिला लेंगे, सबको मिलाकर जो है पूरा विस्तार कर देंगे भारत का। तो उसको हम कभी कभी ऐसी भी परिकल्पना करते हैं इस तरह की, उसी को कहा जाता है अखंड भारत। ठीक है, तो अखंड भारत का मतलब ये हुआ कि भारत जितना विस्तार हो सके भारत का, उतना हम विस्तार कर लेंगे। हालांकि मूल भावना हमारी कैसी होती है? मूल भावना हमारी बहुत पवित्र है। हम किसी राष्ट्र को इस तरह से जबरदस्ती या इस प्रकार से अपने अखंड भारत में समाहित नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि अगर जरूरत ऐसी पड़ती है कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, तो हम किसी भी राष्ट्र के मतलब किसी भाग को जो समाहित कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमने कहा इस प्रकार से कोई आपदा आ जाती है, किसी हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर कोई आपदा आ जाती है इस प्रकार से, चाहे जो पड़ोसी देश हो, और वहां के लोग ज्यादा परेशान है या शरणार्थी के रूप में रहते हैं, तो उसका कुछ भाग हमें अगर सम्मिलित करना पड़े भारत के अंदर, तो हम उसको जो है आसानी से उसको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अखंड भारत का सपना देखने का मतलब हमारा ऐसा तात्पर्य होता है। ठीक है, ना कि हम किसी पर कब्जा करने का मतलब होता है, इस तरह का नहीं। इस तरह अखंड भारत की परिकल्पना हमारे यहाँ नहीं की जाती। हमारे यहाँ परिकल्पना कैसी की जाती है अखंड भारत की? अगर मानव कल्याण हो सके, अगर किसी भाग को समाहित करने से, तो हम उस भाग को जो अपने में समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना है, और प्रस्तावना का एक एक शब्द का मतलब क्या है मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद आप देखोगे तो हमारा संविधान के अंदर बहुत सारे भाग या बहुत सारे जो आपके अनुच्छेद हैं दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान दूसरे देश के संविधान से समाहित किए गए हैं। तो कौन से प्रावधान है उसको हम देखते हैं। इसको हम कहते हैं संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारत के संविधान में आप देखोगे तो जिसका ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पे, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे आर्टिकल जो है हूबहू वैसे ही या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, अगर किसी शासन तंत्र को चलाया जाए तो ये सारे अनुच्छेद उसमें उसके अंतर्गत लिखे गए थे। लेकिन वो देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और कुछ हमने कहा कुछ चीजें भारतीयों के द्वारा उसमें समाहित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन उसके बाद जब हमारा संविधान बनता है तो भारत शासन अधिनियम के ज्यादा आर्टिकल, लगभग 250 आर्टिकल उसी के शामिल किए जाते हैं। लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम के ही हमारे संविधान में समाहित किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अन्य देश होते हैं, अन्य देशों से कुछ ना कुछ प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत आप देखोगे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान मतलब जो इंग्लैंड का संविधान है, ब्रिटिश का संविधान है, वहां के संविधान से हमारे संविधान में कुछ बातें शामिल की गई, जैसे आप देखोगे इसके अंतर्गत। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आप देखोगे विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, या इसके अलावा एकल नागरिकता
एकल नागरिकता, ठीक है। तो विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, या इसके अलावा आप देखोगे जो हमारे ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का जो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वो इसको पूरा मंत्रिमंडल कर दें, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सारी बातें। विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब हमारे यहाँ जो विधियां बनाई जाती हैं, आप देखोगे जो एक्ट वगैरह हमारे संसद भवन में, हमारे संसद के अंदर, लोकसभा विधानसभा के अंदर जो हमारी विधायिका है उसके अंदर जो सारी विधियां बनती हैं, उसके विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे मतलब विधियों का निर्माण किया जाएगा, ये बात कहाँ से ली गई है, इस ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बाकी देखोगे विधि का शासन, विधि का शासन मतलब जो विधियां निर्माण की जा रही हैं वो विधियों के माध्यम से ही शासन चलाया जाएगा। तो ये जो है विधि का शासन, ये भी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बाकी देखोगे आप संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे यहाँ देखोगे शासन प्रणाली कैसी, संसदीय, तो संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर देखोगे दो सदन है, एक आपका लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, और उस दोनों को मिलाकर और उसको राष्ट्रपति को समाहित कर लेते हैं, तीनों को मिलाकर कहा जाता है संसद कहा जाता है। तो हमारे यहाँ संसद के माध्यम से, संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था, मतलब हमारे यहाँ एक व्यक्ति के पास केवल एक प्रकार की नागरिकता होती है, वो उसको कहते हैं एकल नागरिकता। मतलब जैसे अलग अलग राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह से अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उस राज्य का व्यक्ति नागरिक नहीं होता। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं, इस प्रकार से नहीं कर सकते हम उत्तर प्रदेश के या बिहार के या हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि हम केवल किसके नागरिक हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो अलग अलग राज्यों की नागरिकता ऐसी नहीं है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है, हर व्यक्ति केवल जो है एक नागरिक है, वो हमारे राष्ट्र का नागरिक, वो हमारे देश का नागरिक है। बाकी लोकसभा सामूहिक उत्तरदायित्व, जो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये भी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, मतलब जो मंत्रिमंडल है, अगर मंत्रिमंडल के अंदर एक व्यक्ति जो है अपना इस्तीफा देता है, इस्तीफा सौंपता है किसी कारणवश, तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है एक व्यक्ति के ही चलते। इसीलिए कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई गृह मंत्री या कोई भी मंत्री हो, वो अगर इस्तीफा देता है तो इसका मतलब होता है सारा मंत्रिमंडल आपका भंग हो गया, सारा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाने वाला है, फिर से मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ेगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखोगे जो अन्य प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान, तो आयरलैंड के संविधान से हमारा क्या लिया गया है, यहां से लिया गया हमारा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा जो हमारे राज्यसभा सदन में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन कला विज्ञान साहित्य के आधार पर, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों का, ठीक है।
तो जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है उसको 12 व्यक्तियों को जो है मनोनीत किया जाता है। कहाँ पर मनोनीत किया जाता है? तो हमारे जो है राज्यसभा सदन के अंदर 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे संविधान में आप देखोगे नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, तो नीति निर्देशक सारे तत्व कहाँ सम्मिलित किए गए हैं, ये व्यवस्था कहाँ से शामिल किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन रीति। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा? आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, तीन सदस्य भाग लेते हैं। एक विधानसभा के विधायक लोग भाग लेते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं, और लोकसभा में जो सांसद होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये तीनों लोग भाग लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था किया गया है आयरलैंड के संविधान से किया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा। उसके बाद निर्वाचन की रीति क्या होगी, मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाएगा, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये निर्वाचन की रीति भी जो है आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। बाकी इसके बाद देखोगे एक अन्य देश है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या बातें ली गई हमारे संविधान में? तो अमेरिका के संविधान से देखोगे तो मूल अधिकार आप देखोगे हमारे संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था है। 6 मूल अधिकार है हमारे संविधान में जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे उपराष्ट्रपति का पद, और इसके अलावा जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका इसको कहें, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसके अलावा देखोगे जो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है उसको कहा गया है स्वतंत्र न्यायपालिका। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। उसके अलावा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, अगर उनको हटाना पड़े तो किस विधि के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाएंगे, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप देखोगे तो न्यायिक पुनराविलोकन शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम जो है कोई निर्णय हमारे न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है और वह निर्णय हमने कहा अगर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना हुआ या कोई गलती हो गई तो हमने कहा उसकी समीक्षा कर सकते हैं, दोबारा से उस निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। तो ये सारी बातें जब भी आपसे पूछा जाए अमेरिका के संविधान से क्या क्या बातें ली गई हैं तो आप बताओगे मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति का पद मतलब जैसे मतलब वहां पर एक उपराष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ उस प्रकार से एक उपराष्ट्रपति होगा। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसा हटाया जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब हमने अपने न्याय जो निर्णय देंगे, हम निर्णय की अपनी समीक्षा कर सकते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, या चाहे कोई भी न्यायालय हो, वो अपने न्याय की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें अमेरिका के संविधान से, जो हमारे संविधान में समाहित की गई हैं। बाकी इसके अलावा देखेंगे जो अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें समाहित की गई हैं? जैसे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा मतलब किस तरह से प्रस्तावना लिखा गया, उसकी भाषा क्या, भाषा का मतलब ये नहीं अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, भाषा का मतलब नहीं, मतलब किस शैली में लिखा गया, वो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य हमारा कैसा संबंध होने वाला, कैसा संबंध है, इसको जो वर्णित करता है, ये वाला प्रावधान यहीं से किया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बाकी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, जो हमारे यहाँ आप देखोगे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता चुनती है उनको, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो है निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधि का मतलब जो सारे विधायक होते हैं, वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक दो देश और हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं, बाकी उसके बाद हम अगली क्लास में कल सारी बातें देखेंगे, लेकिन इसको देख लें आगे क्या है। इसके अलावा कौन से देश हैं, तो हमारा रूस है, रूस है, और रूस के संविधान से, रूस के संविधान से क्या लिया गया हमारे संविधान में, तो देखोगे जो हमारा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारे संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य। तो वो जो हमारे 11 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था की गई हमारे संविधान से, वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके क्या कहते हैं, और उसके संविधान से मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। जब हमारा संविधान निर्माण किया गया था उस समय आप देखोगे तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। हमारे मूल कर्तव्य बाद में समाहित किए जाते हैं, बाद में उसको संशोधन करके, बाद में जब संशोधन किया जाता है और संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों की व्यवस्था, 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े जाते हैं बाद में, शुरू में नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति होती है, और स्वर्ण सिंह समिति जो है सुझाव देती है कि इस तरह से जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, अगर आपने हमारे संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार दिया हुआ है तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, तो उनको कर्तव्य भी कुछ दिए जाएं। तो इसलिए 11 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था बाद में की जाती है। ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। इसके बाद आप देखोगे आपका फ्रांस है, फ्रांस, और फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस के संविधान से जो जो चीजें हमारे संविधान में समाहित की गई हैं, जैसे आप देखोगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। एक बात यह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, दूसरी बात है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व की व्यवस्था, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में क्या बातें शामिल की गई हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप जानते हो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था, मतलब यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद फिर जो है उनको चुना जाना पड़ेगा, फिर से उनका चुनाव होगा, ना कि वो सदा के लिए बन जाएंगे, ठीक।
बाकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यवस्था जो है, इसका मतलब ये जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, आप देखेंगे हमारी प्रस्तावना में ये शब्द मिलते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मिलते हैं ना। तो ये जो शब्द शामिल किए गए हैं, कहाँ के संविधान शामिल किए गए हैं, आप जानते हो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, और इस क्रांति की मूल भावना क्या थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, सारे व्यक्ति समान हैं, और उसके बाद बंधुता की भावना भी होनी चाहिए। ये जो फ्रांस की क्रांति थी है, वहां से ये शब्द आते हैं, और हमारे संविधान में, वहां के संविधान में शामिल किया गया, फ्रांस के संविधान में, और वहीं से लिया गया हमारे भी संविधान में। ठीक है, ये है फ्रांस। बाकी इसके बाद देखोगे कनाडा है। कनाडा, और कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था, मतलब इसको कहें संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, कनाडा के संविधान से दो बातें याद रखिएगा। एक मैंने आपसे बताया, संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में समाहित किया गया है। बाकी अवशिष्ट शक्तियों की जो व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है, ये भी कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में समाहित किया गया है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से हमारे संविधान के अंदर आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपात उपबंध की व्यवस्था। ठीक है, आप जानते हैं हमारे यहाँ आपात व्यवस्थाएं हैं, जैसे वित्तीय आपात है, और आपका जो है राष्ट्रीय आपात है, इस तरह से। तो ये जो आपात की व्यवस्था की गई है, और राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन होता है, वो एक प्रकार की आपात की व्यवस्था है। ये जो आपात की व्यवस्थाएं हैं, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से, और जर्मनी का बीमर संविधान कहा जाता है, जर्मनी का बीमर संविधान। तो आपसे ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है, बीमर संविधान किस देश के संविधान को कहते हैं, तो जर्मनी का बीमर संविधान। तो जर्मनी के बीमर संविधान से क्या समाहित किया गया हमारे संविधान में, आपात उपबंध की व्यवस्था। तो अगर ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ वित्तीय आपात लगाया जाता है, या उसके अलावा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, या उसके अलावा आप देखोगे तो राज्यों के अंदर जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये तीन प्रकार की आपात की व्यवस्थाएं हैं, और तीनों प्रकार की आपात की व्यवस्थाओं को कहाँ समाहित किया गया है, जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी एक आपका अंतिम देश है, वो है जापान। जापान, और जापान से हमारे संविधान के अंदर क्या चीज शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 के तहत देखोगे, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से क्या समाहित किया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बात जो है हमारे संविधान में कहाँ के संविधान से शामिल किया गया है, जापान के संविधान से। ठीक, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो 4, 5, 6 देशों का नाम याद रखिएगा। ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, उसके अलावा मैंने आपको बताया जर्मनी का संविधान, जापान का संविधान, रूस का संविधान और फ्रांस का संविधान। इन सारे संविधानों से हमारे संविधान में कुछ ना कुछ बातें समाहित की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जब भी पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1900 हमारे संविधान पर, हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935 का है, 1935 का है। लगभग जो है मैंने आपसे बताया 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद यहीं से समाहित किए गए, यहीं शामिल किए गए। मतलब 250 अनुच्छेदों को हूबहू या थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे संविधान में समाहित कर लिया गया है। तो जब भी पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा हमारे संविधान पे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, मतलब हमारा जब संविधान नहीं बना था उसके पहले एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम के माध्यम से सारी विधियां लिखी गई थी, भारत को पहले कैसे चलाया जाए। तो जैसे पहले शुरू में चलाया जाता था तो उस विधि के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से चलाया जाता था, अंग्रेजों के माध्यम से चलाया जाता था, अंग्रेज चलाते थे। लेकिन हमारा संविधान बन गया तो हमने कुछ बातें यहाँ से शामिल की हैं, क्योंकि ये बढ़िया से लिखा हुआ था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हमने समाहित कर लिया है। बाकी आप जानते हैं वर्तमान में टोटल जो है लगभग आज तक देखेंगे 470 अनुच्छेद हो चुके हैं हमारे संविधान में, 25 भाग हैं, 22 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा शासन तंत्र चल रहा है। तो आज की बातें हमने किसके बारे में किया, तो हमारी प्रस्तावना के बारे में सारी बातें थी। और प्रस्तावना के बाद हमने देखा कि हमारे संविधान के जो है स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन देशों से हमारा संविधान बना हुआ है। मिलकर अगर देखें तो लगभग 60 देशों से कुछ ना कुछ चीजें ली गई हैं। लगभग 60 देश ऐसे हैं जहां से हमारे संविधान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें शामिल की गई हैं। और कुछ प्रमुख देशों के बारे में हमने देखा कि कहां से क्या क्या चीजें, प्रमुख देशों के बारे में कहां से क्या क्या चीजें हमारे संविधान के अंदर समाहित की गई, ठीक है। तो यह हमारा क्लास प्रस्तावना के बारे में और संविधान के स्रोतों के बारे में था। अगला क्लास हमारा होने वाला है संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसको हम देखेंगे। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, सारी बातें कल हम बात करने वाले हैं। तो क्लास आप अंत तक देखिएगा और अंत तक देखेंगे तो सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।